चलिए, अपना ऑडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे थे। पार्ट टू स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, मैं एज़ पर ICI मॉड्यूल में पेज नंबर 32 पे हूँ। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर मैं उस प्रोजेक्ट में कमा कितना रहा हूँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा मतलब ये है कि सर मैं एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में कमा कितना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपने इन्फ्लोस को मैं अपने एक्चुअल कमाई से डिस्काउंट कर देता हूँ तो ये एग्जैक्टली बराबर आ जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। मतलब उस केस में फिर NPV हो जाती है 0। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा मतलब ये है आप पूरे प्रोजेक्ट में अब एक्चुअली कितना कमा रहे हो और फिर आप उसी एक्चुअल रेट को जब आप अपने इन्फ्लोस से डिस्काउंट करते हो तो ये एग्जैक्टली इक्वल आता है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। मतलब उस केस में फिर आपकी NPV हो जाती है 0। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर IRR निकालने को बोलता है तो फिर आपको ट्रायल एंड एरर यूज़ करना पड़ेगा। आपको 2 रेट ऐसे निकालने पड़ेंगे, एक रेट से आपकी NPV ज़्यादा आएगी मतलब पॉजिटिव आएगी, एक रेट से आपकी NPV निगेटिव आएगी। और आपको लाना क्या था, NPV 0। तो आपको उसको इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला बता रहा हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले आप लिखते हो लोअर रेट, फिर प्लस करते हो NPV एट लोअर रेट अपॉन NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। फिर से IRR निकालने के लिए आपको 2 रेट लेना पड़ेगा अपने मन से। इसको कोई लॉजिक नहीं है कौन सा ही रेट लेंगे, आप कुछ भी रेट ले सकते हो, लेकिन जनरली आप 10% ही बेस बनाओ, 10% लो। और अगर NPV पॉजिटिव आ रही है तो रेट आप बढ़ा दो, NPV निगेटिव आ रही है तो रेट आप गिरा दो। सिंपल सा मतलब है। तो इक्वेट कैसे करेंगे उसको, तो लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट अपॉन NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको IRR मिल जाएगा। जजमेंट कैसे लेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, तो ध्यान रखिए, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपका WACC है 12% और आपका IRR आ रहा है 15%, इसको इंटरप्रेट कीजिए। 12% का क्या मतलब हुआ, मतलब ये आपकी कॉस्ट है। मतलब आपने जो फंड रेस किया है आपको उसमें 12% देना पड़ेगा सामने वाले को, लेकिन आप इससे 15% कमा रहे हो तो ज़्यादा कमा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट आपकी कॉस्ट है 12%, WACC 12%, बट आपका IRR है 10%, नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, नहीं करना चाहिए, आपकी वेल्थ ख़राब कर देगा। बट आपका WACC है 12%, IRR भी है 12%, तो ऐसे केस में फिर आप डिसाइड करोगे, ये वही वाली चीज़ है कि NPV 0 है, तो ऐसे केस में फिर आप डिसाइड करोगे, क्या डिसाइड करोगे कि मतलब डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे, और कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। सिंपल सा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं बोल सकते हो, डिसाइड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर आपका शुरू होता है, फिर क्वेश्चन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फिर MIRR। ठीक है, देखिए MIRR का सिंपल सा बस अप्रोच ध्यान रखिएगा। MIRR के क्वेश्चन आते नहीं है, बस सिंपल सा अप्रोच ध्यान रखिएगा। आपको इसमें करना क्या है सुनिए, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए ही समझा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 9 पे आइए, पेज नंबर 44, इलस्ट्रेशन नंबर 9। मैं इलस्ट्रेशन के जरिए ही आपको समझा रहा हूँ कि MIRR होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट है 1,36,000 का, डिटरमाइन MIRR कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 8%। तो ये 5 साल दिए हुए हैं, 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000। मैं इलस्ट्रेशन 9 पे हूँ, पेज नंबर 44। मेरा इन्वेस्टमेंट है 1,36,000 का और ये सारे मेरे इन्फ्लोज हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000, ये मेरे इन्फ्लोज हैं। MIRR का अप्रोच बता रहा हूँ करना क्या है आपको। आपको ईयर 1 के कैश इन्फ्लो को 4 बार इन्वेस्ट करना है, 4 बार इन्वेस्ट करना है, 4 बार री इन्वेस्ट करना है। कौन से रेट से, 8% रेट से।
ईयर 2 के कैश इनफ्लो को 3 बार, ईयर 3 के कैश इनफ्लो को 2 बार, ईयर 4 के कैश इनफ्लो को 1 बार। मतलब सर हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम लोग हर साल के कैश इनफ्लो को टर्मिनल ईयर पे लेके जा रहे हैं, टर्मिनल ईयर पे लेके जा रहे हैं। जैसे मेरे पास ईयर 1 में 30,000 रुपये रोकड़ा आया, मैं अपने पास रखूँगा नहीं, मैं उसको देखूँगा कि मेरा टर्मिनल ईयर कौन सा है, 5वां साल, मतलब मेरे पास अभी भी 4 साल है, तो मैं इस 30,000 को 8% के रेट से री इन्वेस्ट कर दूंगा 4 साल के लिए, ताकि ये टर्मिनल ईयर पे पहुंच जाए। ऐसे ही ईयर 2 पे कितना रोकड़ा आ रहा है, 40,000, तो आप रखोगे नहीं अपने पास, आप देखोगे टर्मिनल ईयर कौन सा है, तो 5वां साल है, तो आप इसको 3 बार री इन्वेस्ट कर दोगे 8% के रेट से। सेम ऐसे ही 60,000 को 2 साल के लिए री इन्वेस्ट कर दोगे 8% के रेट से, 30,000 को 1 साल के लिए री इन्वेस्ट कर दोगे 8% के रेट से। 20,000 का तो वैसे ही वो टर्मिनल ईयर पे ही खड़ा है, तो उसका आप कुछ नहीं करोगे, फिर सारी वैल्यू को ऐड कर दोगे, फिर आप देखोगे, मैं सॉल्यूशन ही रीड कर दे रहा हूँ, देखिए फिर आपका जो टर्मिनल ईयर पे जो कैश इनफ्लो आया वो आया 2,13,587, 587, 2,13,587 का आपका टोटल इनफ्लो आया पूरा री इन्वेस्ट करने के बाद। फिर आप इसको इक्वेट करोगे इन्वेस्टमेंट से 1,36,000 से, फिर आप इसको इक्वेट करोगे 1,36,000 से। सिंपल फॉर्मूला है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू है 2,13,000 और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,36,000। सिंपल फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r की पावर n, 1+r की पावर n। कुछ नहीं, आप इक्वेट कर दो, रेट निकल जाएगा। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, p इंटू 1+r की पावर n। p पता है, n पता है, r निकालना है, बस सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। तो MIRR में ध्यान रखिएगा, आपको हर साल के कैश इनफ्लो को टर्मिनल ईयर तक लेके जाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। और फिर जो टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो आएगा उसको आप इक्वेट कर दोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। फिर क्वेश्चंस हैं बैक टू बैक, ठीक है। अब मैं स्पेशल केसेस में आ रहा हूँ, जो कि है पेज नंबर 53 पे, स्पेशल केसेस, कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल रैशनिंग, कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल रैशनिंग। 3 स्पेशल केसेस हैं आपके पास। पहला तो कैपिटल रैशनिंग का, दूसरा है आपका रिप्लेसमेंट चेन और तीसरा है इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरियन। 3 स्पेशल केसेस हैं। ये 3 स्पेशल केसेस बने क्यों, इसलिए बने ताकि हम इन्वेस्टमेंट को एक पैरिटी पे ला सकें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है, कंपैरेबल नहीं है। हम उनको कंपैरेबल बना सकें, बराबर पे ला सकें, पैरिटी पे ला सकें, इसलिए ये स्पेशल केसेस बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इन्वेस्टमेंट्स आपके कंपैरेबल नहीं होते हैं तो आप कंपैरेबल बनाने के लिए ये 3 स्पेशल केसेस अप्लाई करते हो, कैपिटल रैशनिंग, रिप्लेसमेंट चेन और इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरियन। देखिए कैपिटल रैशनिंग के, एक सेकेंड, देखिए कैपिटल रैशनिंग के 2 केसेस पॉसिबल हैं। पहला जब प्रोजेक्ट डिविजिबल है, दूसरा प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है। प्रोजेक्ट डिविजिबल का क्या मतलब है कि आप उसमें पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है मतलब आप उसमें पार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। सिंपल 2 केसेस बनेंगे। तो कैपिटल रैशनिंग के 2 केसेस बनेंगे, जब प्रोजेक्ट डिविजिबल है मतलब आप उसमें पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है मतलब आप उसमें पार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। सिंपल सा बात है। इलस्ट्रेशन 13 पे आइए, मैं इलस्ट्रेशन 13 से ही आपको समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ये आपके 5 प्रोजेक्ट हैं, ABCDE और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। साइड में थर्ड वाले कॉलम में NPV दी हुई है, ठीक है, थर्ड वाले कॉलम में NPV दी हुई है। अब अपेरेंटली दिख रहा है कि NPV प्रोजेक्ट E की सबसे ज़्यादा है, NPV प्रोजेक्ट E की सबसे ज़्यादा है। तो जो ढंग से एनालिसिस नहीं करेगा वो प्रोजेक्ट E को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेगा। बट आपको पहले ये देखना है कि 5 प्रोजेक्ट कंपैरेबल हैं कि नहीं है। तो आप देख रहे हो 5 प्रोजेक्ट कंपैरेबल ही नहीं है, क्योंकि 5 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अलग अलग है।
तो हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट सी है वो वाहियात है, क्योंकि प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 25,000 है और 25,000 लगा के हमको 10,000 मिल रहा है। और प्रोजेक्ट ए में देखो आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट है और तब जाके 15,000 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एनपीवी को देख के एकदम डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको सबको कंपैरेबल बनाना पड़ेगा। अब कंपैरेबल कैसे बनाएं? सिंपल सा कुछ नहीं है, आप काम कीजिए, एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालिए। आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक वर्किंग करना पड़ेगा, एनपीवी पर रुपी ऑफ कैपिटल या एनपीवी पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, एनपीवी को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए, सारे प्रोजेक्ट की एनपीवी को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हर 1 रुपये पे आपकी एनपीवी कितनी आ रही है, हर 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपकी एनपीवी कितनी आ रही है। और फिर आप रैंकिंग दीजिए, तो देखिए इन्होंने रैंकिंग दी हुई है, सबसे अच्छा ई है, सेकंड पे बी है, फिर सी है, फिर डी है और फिर ए है, और सबसे वाहियात ए है। फिर आप क्या करोगे? आपके पास है कितना इन्वेस्टमेंट? आपके पास 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आप फिर इसी सीक्वेंस में इन्वेस्ट करोगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट ई में कितना? 35,000 रुपये। फिर प्रोजेक्ट बी में कितना? 40,000। कितना हो गया? 40 + 35 75। फिर प्रोजेक्ट सी में 25,000। कितना हो गया? लाख रुपए हो गया। अब आपके पास बच रहा है सिर्फ 20,000। और प्रोजेक्ट कौन सा है? डी और ए, लेकिन ए में तो करोगे नहीं, डी में ही करोगे। और पार्ट इन्वेस्टमेंट्स अलाउड है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, तो आप फिर 2/3 देखो, प्रोजेक्ट डी में कितना चाहिए? 30,000, तो आपके पास 30,000 है ही नहीं, आपके पास 20,000 है, तो आप 2/3 इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जब आप 2/3 करोगे तो आपको एनपीवी भी तो 2/3 मिलेगी। एनपीवी पूरी कैसे मिल जाएगी? एनपीवी भी तो 2/3 मिलेगी ना। तो यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट 20,000 किया है और एनपीवी 2/3 निकाला है, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बट अगर यही क्वेश्चन होता है कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल, तो नीचे देखिए केसेस बना हुआ है। फिर या तो हम ई प्लस बी प्लस सी में इन्वेस्ट करते हैं या ई प्लस बी प्लस डी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम पार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस बन जाता है। फिर चलिए दूसरा स्पेशल केस शुरू कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट चेन मेथड। सिंपल सा मेथड है, इलस्ट्रेशन 4 के जरिए समझा रहा हूँ आपको। ये 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। आप पहले इतना सोच के बताइए क्या ये कंपैरेबल हैं? आराम से पहले पढ़िए, इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 55। आप मुझे बताइए क्या ये कंपैरेबल हैं? तो आंसर इज नो, कंपैरेबल नहीं है। क्यों कंपैरेबल नहीं है? क्योंकि प्रोजेक्ट ए की लाइफ है 6 साल और प्रोजेक्ट बी की लाइफ है 3 साल, तो ये कहीं से कंपैरेबल नहीं है। और दूसरा अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट 40 लाख का है, प्रोजेक्ट बी में 20 लाख का है, कहीं से कंपैरेबल नहीं है। तो कंपैरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट बी को एक बार और इन्वेस्ट करेंगे। सर एक बार और मतलब? देखो, लाइफ सेम करनी है, इन्वेस्टमेंट भी सेम करना है, तो प्रोजेक्ट बी को 2 बार इन्वेस्ट कर देंगे। तो 2 बार करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 लाख, और लाइफ कितनी हो जाएगी? 6 साल। देखो, आप प्रोजेक्ट बी को पहले इन्वेस्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख। फिर आप तीसरे साल के एंड पे प्रोजेक्ट बी में फिर से एक बार और इन्वेस्ट कर दोगे, तो चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल में भी कैश इनफ्लो बराबर रहेगा, 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपैरेबल नहीं है। कंपैरेबल बनाने के लिए मुझे प्रोजेक्ट बी को एक बार फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और फिर से इन्वेस्ट कब करेंगे? तीसरे साल के एंड पे। तीसरे साल के एंड पे करेंगे तभी तो चौथे, 5वें, 6ठे साल में इन्फ्लोज मिलेंगे। तो जो 4th, 5th, 6th ईयर का इन्फ्लो होगा वो सेम होगा, 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख। फिर ये कंपैरेबल बना, फिर आप डिसीजन लोगे। अब दोनों प्रोजेक्ट कंपैरेबल हैं, फिर आप डिसीजन लोगे। थर्ड स्पेशल केसेस है इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरियन। बस इसका स्टेप ध्यान रखिएगा। पहला है आपको एनपीवी निकालनी है, उसके बाद फिर आपको एन्युटी फैक्टर निकालना है। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा होगा उसी को यूज़ करके एन्युटी फैक्टर निकालना है। फिर लास्ट में एनपीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड कर देना है, तो आपका पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरियन आ जाएगा। फिर आप डिसीजन लो कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। ठीक है, 3 स्टेप हैं। पहले आपको एनपीवी निकालना है, फिर एन्युटी फैक्टर निकालना है जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा होगा, और लास्ट में डिवाइड कर देना है एनपीवी को एन्युटी फैक्टर से।
तो यहाँ पे मेरे स्पेशल केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन आप करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर मेरे एंड से हो जाता है ख़त्म। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकली इतना ही था और इस चैप्टर में मेरे एंड से कुछ नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको करके भेज दूंगा अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। बाकी कॉन्सेप्चुअली मैंने पूरा रिवाइज करा दिया है।